PhD किए हुए वाघेला सर, and many more other supporting staff and listener, and belongs from the institutes and some universities. सो आज मुझे मौका मिला हुआ है कि ये हमारे अटल एकेडमिक का जो ऑनलाइन एफडीए प्रोग्राम है, जो वेस्ट टेक्नोलॉजी पे है, उसमें एक सब्जेक्ट मैंने चूज किया सर के साथ डिस्कस करके, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला हुआ है। तो ये हमारा आज का जो मैं एलोबरेट करने वाला टॉपिक है, वो मेरा अभी बिजनेस भी है, और वो मेरा अभी अच्छा सब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर मैं आपको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट, तीनों लैंग्वेज के अंदर मिक्स लैंग्वेज में सब आपको समझाऊंगा, ताकि आपके अंदर भी वो जो समझना है, सीखना है, वो सब समझ पाओगे इजीली। तो ये एनवायरमेंटल के ऊपर ही पूरा हमारा टॉपिक चल रहा है। पूरे ये 5 दिन का जो प्रोग्राम है, ऐसे वीक का है, बट वीकेंड छोड़ के 5 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें, तो पूरा एनवायरमेंटल एंड वेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। तो वो वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कौन से गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज से अप्रूवल लेना है और क्यों लेना है, वो सब्जेक्ट के ऊपर हम मेरा आज का प्रेजेंटेशन है। तो और ब्रीफ मेरा मैडम ने बेखूबी बता दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली आज मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर बीच में किसी को कुछ उसके लिए क्वेश्चन है, तो वो आज डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अदरवाइज एंड ऑफ द टॉपिक मैं पूरा कुछ क्वेश्चनरी रहेगा, तो उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम द बेसिक टॉपिक। So environmental approval from the various government and non-government bodies. So first of all, we are going for the environmental and its approval. So what is the environment? You and me also know the very well, because it's a generalized topic and the definition is very simple. So environment is includes both the water, air, air के अंदर एक including noise भी आता है, and the land. The interrelationship between the water, air, and land with the humans, human beings, which are the live creatures, like or microorganisms and plants, and even the non-living properties also. So you may have a question like what is the non-living properties? तो एक सिंपल एग्जांपल हम ऐसा दे सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता कम हो रही है, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन की वजह से वो ब्लैकिश हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज। तो तीन चीज का मेजर पोल्यूशन हम कंसिडर कर सकते हैं, सो वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो तो एक बेसिकली मैं जस्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद जो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, अप्रूवल कौन से रहते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, उसके ऊपर आएंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर, एसटीपी वाटर की वजह से जो होता है वो। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन किसको बोलते हैं? जो बोरवेल, जो डिगवेल है, वो जो अगर पोल्यूटेंट होते हैं तो उसको ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। फिर बोलता है सरफेस वाटर पोल्यूशन, जैसे कि नदियां है, तालाब है, दरिया है, सी है, रिवर, लेक, सी, इफ दे आर पोल्यूटेड देन इट्स कॉल्ड सरफेस वाटर पोल्यूशन। और वो क्यों होता है? तो उसका पोल्यूटेड होने का रीजन है इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी विच आर done by us, like the domestic effluent will be generated with our STP water, sewer treatment plant, and the normal domestic activities like we are cooking the food and other wastage which are generating from the our domestic activities. And the second is the major contribution is the industries activities. So they are creating a wastewater effluent from the process and manufacturing activities, and the water is contaminated with the too many of the pollutant suspect,
parameters. So the disposable of the water of the domestic and the industrial is directly indirectly goes into the any of the land or any of the river, any of the seas, any of the lake. So water is a major part to create the water pollution. And the second is air pollution. So we are currently watching the news and seeing that the too many pollution in the Delhi, and the pollution is because of the vehicle movement. Odd even number theory is applicable over there. So it's a ambient air pollution which is visualized directly to by our eyes. And the second pollution is industrial pollution. It may be not visualized by directly our eyes, but it is contaminated. The potential of the industrial and industrial activities also too huge in quantities and too crucial and too serious in this today's era. तो एम्बियंट का पॉल्यूशन जो हमारी पेरिफेरी में हो रहा है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हो रहा है, और उसके छोड़ के माइनिंग एक्टिविटी वगैरह भी है, बहुत सारी जगह से हमारा पॉल्यूशन का क्रिएशन जनरेशन है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उनके उधर फ्लू गैस टैक होता है, प्रोसेस गैस टैक होता है, जैसे स्क्रबर है, बॉयलर है, उसमें कुछ फ्यूल बन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो जनरेशन होता है उसको हम इंडस्ट्रियल इमिशन की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा होता है डोमेस्टिक, हमारा ऑटोमोबाइल वगैरह जो गाड़ियां है, बाइक है, उसका पीयूसी हम निकालते हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। पीयूसी इज फॉर द कंट्रोलेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा है हमारी माइनिंग एक्टिविटी वगैरह होती है, जैसे कि हमारी खान खुदान है, जहाँ से डायमंड है, कॉल है, लाइम है जो निकलता है, उनकी वजह से भी बहुत सारी मात्रा के अंदर एयर पोल्यूशन होता है। फिर हमारा होता है लैंड लैंड पोल्यूशन। तो ये दोनों चीज की वजह से, पानी और एयर की वजह से, अगर जमीन हमारी प्रदूषित होती है तो उसका पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन होता है। तो वो क्या होता है उसकी वजह से कि जमीन की क्वालिटी पूरी चेंज हो जाती है। तो फर्टाइल लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉन फर्टाइल लैंड, एंड द पैरामीटर्स एंड द कंटेंट ऑफ द लैंड which is required for the plantation is deemed to be zero, or concentration will be too much high, so plants will cannot be grown up। तो उसका पोल्यूशन कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं और उसके भी अप्रूवल लेने रहते हैं। तो ये लैंड पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती है उसमें पानी और सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, वो दो की वजह से हमारा लैंड पोल्यूशन होता है। तो कैसे होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री से कुछ पानी जनरेट हो रहा है, हम कहीं उसको लैंड इरिगेशन में यूज हो रहा है, इट इज नॉट इन विद इन अ परमिसिबल लिमिट, सो लैंड पोल्यूशन होता है। और कभी कभी उसमें से हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, उसका साइंटिफिक वे से डिस्पोजल होना चाहिए बट होता नहीं है, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो लैंड पोल्यूशन होता है। और फिर हमारा डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो होता है उसमें से हमारे उधर म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट जनरेट होता है। फिर एसटीपी का जो हमारा डोमेस्टिक वाटर यूरिनल का वगैरह जनरेट होता है, वो कहीं अगर जमीन में जा रहा है, जैसे 99% सॉक पिट में जाता है सबके उधर, इवन इन द इनटू द विलेजेस एंड इन द बिग सिटी आल्सो सॉक पिट सिस्टम आर प्रोवाइडेड फॉर द STP water. It is not a treatment facility. It is only the our STP sewage treatment effluent is going to the land. It is the major contributor of the pollution of the land. एंड एक दूसरा चीज है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन भी बहुत बड़ा रोल करता है। तो हम ये बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर मेरे टॉपिक पे जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रेगुलेशन है और क्या क्या अप्रूवल लेना है, तो उसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अभी एक हाईलाइटेड अगर जनरलाइज
सुनने में आता है तो ऐसा होता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक कैन हर्ड अबाउट इट, बट व्हाट इज द कवर्ड इन टू द 1986, इट इज नॉट, नो वन इज नोन अबाउट इट। जनरली अगर सिमिलर कोई पर्सन रहता है तो अगर रीड करने की जिसकी आदत होती है वो सब अगर पढ़े हुए रहते हैं तो पता होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बट इट इज अ बिग थिंग फॉर अस कि वो हमें जानना भी जरूरी है। तो वाटर एक्ट बोलते हैं, एयर एक्ट बोलते हैं, हैजार्डस वेस्ट एक्ट बोलते हैं। द फुल फॉर्म, वो implementation of the act is in too many years ago with the base of our Germany based एक्ट। हमारा सब एक्ट है वो बाहर से हमने कॉपी करके पूरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। बट इट इज ओके, बट इम्प्लीमेंट किए हुए तो उसको हमें निभाना है और उसका फॉलो करना है। तो पहला एक्ट है जो है वाटर एक्ट, 1974 वाटर एक्ट बोलते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इज 1974 वाटर एक्ट। सेकंड है एयर एक्ट 1982, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। हैजार्डस वेस्ट के लिए जो लैंड के लिए है वो है हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंडर रूल्स एक्ट 2016। ये 16 क्यों होता है, उनका रिवीजन हुआ होता है, इसलिए लेटेस्ट कंसिडरेशन में हमने डाला हुआ है। एक्चुअली उनका आगे भी ढांचा बना हुआ रहता है पूरा, बट उसमें जैसे जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं उसका लेटेस्ट कंसिडरेशन में डालने के लिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2004 है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, गुजरात फायर एंड प्रिवेंशन लाइफ सेफ्टी मेजरमेंट एक्ट 2013। ये एक सेफ्टी का है, एल्स जितने भी है वो एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए एक्ट हैं। तो ये हर एक एक्ट का अप्रूवल किसी ना किसी इंडस्ट्रीज को लेना रहता है। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, छोटी बड़ी कंपनी कुछ भी हो, बट इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज उनको अप्रूवल अलग अलग लेने रहते हैं। आगे मैं दो तीन जो अप्रूवल जो मैंडेटरी है जिनका अभी बहुत जिक्र होता है, बट सबको पता कितना होता है वो पता नहीं है, तो उसका ज्यादा एलोब्रेशन के साथ मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो जनरलाइज प्रैक्टिस अभी जो चल रही है, जो पोल्यूशन के लिए अप्रूवल लेना है, वो मैं आपको एलोबरेट करूंगा। तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए जो अभी अप्रूवल चाहिए, सबसे पहला कोई भी इंडस्ट्रीज हो, वेदर इट इज नॉमिनल पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड, मॉडरेट पॉल्यूटेड, तो उनके लिए जो अप्रूवल लेने रहते हैं उसका मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF एंड CC, वो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। उनके अंडर वापस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके अंडर वापस आता है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मींस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सब बॉडीज से जनरल अभी हमें अप्रूवल, बेसिक अप्रूवल्स लेने रहते हैं। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो कौन सा नोटिफिकेशन है जिनके अंदर लेना है, एक्चुअली लेना जरूरी है, बट किसी को पता कैसे चलता है, और उसका भी एक सर्कुलर नोटिफिकेशन होना है। एक्ट तो बन गए हैं, 1986 में एक्ट बन गए हैं, अंडर रूल 3 रूल 5 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बन गया है, बट उसको परमिशन लेना जरूरी है। वो कब से इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये EIA नोटिफिकेशन जब 2006 के अंदर आया तभी पता चला कि अच्छा ये इंडस्ट्रीज को परमिशन लेना जरूरी है और इसको नहीं है। उसके पहले जनरलाइज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल दे देते थे और वहां से वैलिड होता था। अभी कहाँ से किसको परमिशन लेना है उसका पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी परमिशन लेना रहता है। तो ये नोटिफिकेशन 2006 जो है उसमें 8 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया हुआ है कि आपका इंडस्ट्रीज कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। तो कैटेगरी 1 है जो माइनिंग है, नेचुरल रिसोर्स, पावर जनरेशन, स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो रहता है उसके लिए है। तो जैसे कॉल है, मिनरल्स है, ये जो बेस्ड प्रोडक्ट है जो हम माइनिंग करते हैं।
उसमें कैटेगरी 1 है। फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग मिनरली एंड वॉशरीज जो है उसको कैटेगरी 2 है। फिर मिनरल प्रोडक्शन है जो हमारा मेटल सीमेंट इंडस्ट्रीज है। फिर 4 है मिनरल प्रोसेसिंग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कॉक, सोडा एश, लेदर। फिर ये 5 नंबर का है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डाइज, इंटरमीडिएट, फार्मा, ऑर्गेनिक पेपर, शुगर, डिस्टिलरी, रेजिन, पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो 6 नंबर है। ये 5 नंबर का जो हमारा कैटेगरी है, सबसे ज्यादा अभी जरूरियात और सबसे ज्यादा हमारी पेरिफेरी में जो है, ये हमारा अभी 5 नंबर की कैटेगरी है। फिर सर्विस सेक्टर है, आइसोलेटेड स्टोरेज है, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन लाइन है, उसके लिए 6 नंबर सेक्टर है। 7 नंबर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल सर्विस, एयरपोर्ट है। ये सबको परमिशन लेना रहता है। एयरपोर्ट है, शिप ब्रेकिंग यार्ड है, एसईजेड यूनिट है, सीआईटीपीज है, टीडी, टीएसडीएफ, सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइड है, वाटर पार्क्स है, हाईवेज है। फिर 8 नंबर का टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए टाउनशिप को परमिशन लेना रहता है। तो ये एक पूरा ईआई के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 8 सेक्टर में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो हमें अभी मेजरली जो अप्रूवल लेने रहता है वो कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में जो है वो है। ज्यादातर भी 70-80% जो प्रोफेशनल करियर जो चल रहे हैं अभी हमारे इंडिया में पूरे, ऐसा नहीं कि गुजरात में, इंडिया में वो कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 से बिलोंग्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर कुछ परमिशन लेना है तो सबसे पहले परिवेश पोर्टल एक गवर्नमेंट ने नया बना हुआ है, जस्ट 2 साल पहले ही बना हुआ है। उसके पहले दूसरा पोर्टल से वर्क हो रहा था। तो एमओईएफ ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, परिवेश पोर्टल नाम दिया हुआ है। उसमें से अभी जो जो एप्लीकेशन करना रहता है ऑनलाइन वो हम यहाँ से करते हैं। तो एक एमओईएफ का अप्रूवल लेना है या जीपीसीबी में सीएसएक्स लेना है। तो सबसे पहले अभी प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी बनाई हुई है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में क्या क्या जाता है और कैटेगरी बी में क्या क्या जाता है। जैसे पेस्टिसाइड प्रोडक्ट अगर बना रहा है, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, फिर पावर प्लांट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन है, एयरपोर्ट है, फॉरेस्ट क्लियरेंस कुछ लेना है, कोस्टल रीजन जोन क्लियरेंस है, तो वो कैटेगरी ए से बिलोंग्स करता है। जैसे कि एक एज एन एग्जांपल अभी दे देता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ ब्रिज बना रहे हैं जो पूरा फॉरेस्ट से निकल रहा है, तो ये फॉरेस्ट से अगर निकल रहा है तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है। भले ही वो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अप्लाई करे, बट लेना जरूरी है, वेदर इट इज गवर्नमेंट बॉडी और नॉन गवर्नमेंट बॉडी और प्राइवेट पर्सन, सबको अप्रूवल लेना है। तो जैसे ये एयरपोर्ट है, वो कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन नहीं बनाने वाला है, वो गवर्नमेंट ही डेवलप कर रही है, तो उनको ही भी परमिशन तो लेना जरूरी है। फिर कैटेगरी बी होती है, जैसे स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट भले ही है, बट वो ऑर्गेनिक केमिकल्स है, उसमें सीईटीपी है, रेजिन, फार्मा, डाइज, इंटरमीडिएट, टीएसडीएफ साइड। तो उनको गुजरात का जो सीएसएक डिपार्टमेंट रहता है, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट एनवायरमेंट कमिटी, तो उनसे उनको अप्रूवल लेना रहता है। तो ये परिवेश पोर्टल में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेलिटीज वगैरह सब बना के उसका अप्रूवल लेना रहता है। तो ये उसका जनरलाइज फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है यहाँ, कि वो कैसे वो वर्क करता है प्रोसेस। तो एक एप्लीकेशन हमें करना रहता है, उसमें जिसमें ईआई एप्लीकेबिलिटी होती है वो कैटेगरी अलग है और नॉन ईआई कैटेगरी अलग होती है। कैटेगरी ए के अंदर प्रोजेक्ट जाता है तो दिल्ली अप्लाई करना होता है, वहां पे सिलेक्ट करते ही वो उसके टैग से चला जाता है वहां पे। फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसी रहती है जिसमें ईसी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहती है, तो उसका प्रोसेस अलग रहता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ईसी एप्लीकेबिलिटी रहती है, तो उसका टैग अलग रहता है। अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, अगर वो जीआईडीसी एरिया के बाहर है, तो उसके लिए पब्लिक हियरिंग एप्लीकेबिलिटी है। तो पब्लिक हियरिंग में वो एरिया के पेरिफेरी में अगर पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम है,
के इंडस्ट्रीज आने से उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो उनकी क्वेश्चनरीज के साथ गवर्नमेंट बॉडीज, कलेक्टरेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में वहां पे उनका हियरिंग होता है। तो वो हियरिंग में इंडस्ट्रीज और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए एक इकट्ठा होते हैं, कुछ नॉन कंप्लायंस रहता है, तो फिर वो इंडस्ट्रीज को अप्रूवल नहीं मिलता है। फिर ये है, अगर ईसी आती है तो उसके बाद का प्रोसेस है। अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये ईआईए वगैरह बनने के बाद एक अप्रूवल आ जाता है ईसी का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक पोर्टल है एक्सजीएन, ग्रीन नोड। तो वो ग्रीन एक्सटेंडेड नोड नोड तो वो पोर्टल से अप्रूवल का प्रोसेस है। तो अभी पिछले 3 साल से आईएफपी, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल, आईएफपी पोर्टल बना हुआ है, सिंगल विंडो पोर्टल फॉर अप्रूवल फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन मेनी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज। तो वहां से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके वो पेज डायरेक्टली जीपीसीबी एक्सजीएन पोर्टल में जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन करना होता है। फिर रीजनल ऑफिस होती है जहाँ नियर बाय इंडस्ट्रीज बिलोंग्स करती है, वहां पे वो फाइल स्क्रूटिनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है कि ये इंडस्ट्रीज क्या बनाने वाली है, लीगल डॉक्यूमेंट, लैंड के चेक होते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका क्या क्या स्टैग है, वो पोल्यूशन के लिए जो जो लगाना है, कंट्रोल के लिए वो सब लगाया है, सिस्टम में दिखाया है। तो ये पहला अप्रूवल ग्रीन फील्ड अप्रूवल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लैंड पूरी ब्लैंक होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है मेजोरिटी केसेस के अंदर, और उसमें अप्रूवल होता है। तो इट्स जस्ट ऑन द डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल। तो डॉक्यूमेंट में हमने जो जो दिखाया है, तो वो चीज बाद में कंसंट के टाइम में अवेलेबल होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट। Red, it's a polluted, highly polluted. Orange, it's a nominal polluted. Green, it's very nominal polluted. And white, it's a non-polluting industries. White category industries not required to apply for the any of the approval from the state and central government. And red category have to apply for the red and orange apply for the approval from granting from the head office, Gandhinagar, GPCB. And ग्रीन कैटेगरी अप्रूवल ग्रांटेड बाय द रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं वो सिटी ही कंसर्न टू एस्टैब्लिश परमिशन जो जीपीसीबी से लेना रहता है इंडस्ट्रीज को, उसका पूरा फ्लो बनाया हुआ है कैसे होता है। तो सबसे पहले एनओसी का एप्लीकेशन करना रहता है, कब, अगर ईसी आता है उसके बाद, या फिर टॉर। टॉर इट इज इंटरनल पार्ट ऑफ ईसी। तो वो आता है, उसके बाद हम लेना होता है, एक स्क्रूटिनाइज ऑफिसर रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, फिर वो फाइल एक्सेप्ट करते हैं। फिर लोकल जो ऑफिशियल रहते हैं जीपीसीबी, वो विजिट में आते हैं कि उन्होंने जो जगह दिखाई वो रियल में वहां पे अवेलेबल है ना। उसके बाद वो फाइल इंस्पेक्शन का आईआर रिपोर्ट वगैरह बनते हैं। फिर यहाँ जो लोकल ऑफिस में रीजनल ऑफिसर रहते हैं, वो उनकी कमेंट लिखते हैं कि भाई ये प्रोसेस करके ग्रांट कर दीजिए, या उसमें कुछ कंप्लायबल नहीं रहते तो लिखते हैं कि ये कंप्लायबल नहीं है, उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा, रिजेक्शन देते हैं। फिर वो फाइल जाती है हेड ऑफिस में और फिर वो ग्रांट होती है। तो ऐसा उसका ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट रहता है। सेम प्रोसेस सीटीओ का, मतलब कंसर्न टू ऑपरेट, ये एक रहता है कंसर्न टू एस्टैब्लिश, इट इज बिफोर द प्रोडक्शन, एंड सीटीओ विल बी अप्लाई आफ्टर स्टार्ट द ट्रायल रन प्रोडक्शन। और कमर्शियली बेचने से पहले सीटीओ अप्लाई करना रहता है। तो इसका भी प्रोसेस है पूरा कि ये कहाँ से होके कहाँ से ये अप्रूवल के लिए हमें जाना है। तो मेजोरिटी केसेस के अंदर ये एक हमारा एक्सियन का स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है।
कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो आरओ, लास्ट कॉलम है आरओ, आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ से बिलोंग करती है। तो आप अगर ये एक पेज में भी रिव्यू करेंगे तो बहुत ज्यादा पता चल जाएगा। सबसे पहला नाम अगर मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे, तो वो है लायन फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सोच लोगे और जान भी लोगे कि ये फूड इंडस्ट्रीज है, ये बिलोंग्स करती है जूनागढ़ से। जेजू एंड आरओ लिखा हुआ है, इट मीन्स जूनागढ़। तो उनको अगर ग्रांट डेट लिखे है ग्रांट, तो ये अप्रूव हो गई है फाइल उनकी, एक्सेप्ट होके ग्रांट हो गई है। ये सब प्रोसेस जो हमने आगे दिखाया है वो सब होने के बाद हुई है। फिर सेकंड नाम है परिश्रम बिल्डर्स। तो ये है कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उनका अप्रूवल है। फिर नीचे है श्री रघुवीर डाई कैम, तो वो डाइज इंडस्ट्रीज है। कि लक्ष्मी बोरवेल्स है, तो उनका भी ये कुछ एक्टिविटी बोरवेलिंग का है, उसका है मतलब माइनिंग एक्टिविटी है। फिर कोटिंग इंडस्ट्रीज है। फिर एक सुल्तानसिया मालूभा जाडेजा, ये एप्लीकेशन जो है ना वो भी माइनिंग की है। फिर मेटल इंडस्ट्रीज की है, एलॉयज की है, एक रॉयल टाइल्स है जो मार्किंग ब्लू है उसके नीचे। तो ये सब इंडस्ट्रीज अलग अलग प्रकार की रहती है, सबका अप्रूवल लेना रहता है। तो फॉर दोस इंडस्ट्रीज विच डज नॉट रिक्वायर्ड ईसी और टॉर, जिसको जरूरत नहीं रहता है वो डायरेक्टली सीटीई सीसीए के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में दिखा हुआ है कि दोज हु आर एंगेज और गो विद द केमिकल रिएक्शन पार्ट मस्ट रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड टू गो फॉर ईआईए। तो जिनमें अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है वो केसेस के अंदर हमें अप्रूवल इसी या रिएक्शन है बट द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट आर इनऑर्गेनिक्स लाइक अ सॉल्ट, तो वो केसेस के अंदर पोल्यूशन पोटेशियम कम होने की वजह से उसमें इसी ईआईए एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट बॉक्स में देख रहे हैं आप, ये सब एक अलग अलग इंडस्ट्रीज है। जैसे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज है, थिनर रिड्यूसर की इंडस्ट्रीज है, ब्लेंडिंग मिक्सिंग ब्लेंडिंग कुछ एक्टिविटी हो रही है जहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वोल्यूशन नहीं है। फिर फॉर्मुलेशन प्लांट, यानी ये भी है लिक्विड लिक्विड ब्लेंडिंग कुछ है तो फॉर्मुलेशन होता है। फिर हमारी टेबलेट इंजेक्शन बनती है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, फैब्रिक डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर बेस्ड फर्टिलाइजर जिसमें मिक्सिंग ही जनरली होता है। तो वो सब कैटेगरी भी जो है उनको इसी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो व्हाइट ग्रीन कैटेगरी ऑरेंज कैटेगरी है उनको भी इसी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हम शो कर रहा हूं मैं अभी, ये अगर इसी एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो कैसे उसका फाइल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक रेड कैटेगरी की सीटीई का एक फ्लो दिखाया हुआ है कि सेम जैसे मैंने बात की आईएफपी पोर्टल है, उसके ऊपर से हमें अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करके एनओसी के लिए अप्लाई करना है। फाइल डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी होती है, वो लोकल ऑफिसर फिर विजिट में जाते हैं। वो फाइल आगे फिर एचओ में ग्रांट होने के लिए जाती है, वहां पे भी ऑफिसर देखते हैं। फिर मेंबर सेक्रेटरी चेयरमैन तक ये फाइल जाती है। रेड कैटेगरी स्मॉल इंडस्ट्रीज मीडियम लार्ज जो भी है वो। तो ये यहाँ पे फिर सेकेंडरी अगर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, तो एस्टेब्लिश होने के बाद उसका अप्रूवल जो लेना पड़ता है वो सीटीओ सीसीए है, जो मैंने आगे बताया। तो जो हमने एनओसी मतलब सिटी के दौरान जो जो डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया है वो चीज हमारा फिजिकली अवेलेबल है और एज पर लॉ एज पर परमिसेबल है। वो वेरिफिकेशन के लिए वो ऑफिसर आते हैं, देखते हैं और लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उसके बाद हमारा सीटीओ माने के सीसी एंड ए का अप्रूवल मिलता है। तो ये एक मैंने बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर ये सब जो है वो रूटीन इंडस्ट्रीज की प्रोसेस है। तो एक बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर एक स्लाइड बनाई हुई है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। Kerala, the land known for its greenery and serenity,
a state with high indices of healthcare, acclaimed by the World Health Organization as the Kerala model. In the medical and ecological maps of Kerala stands tall an institution, IMAGE, Indian Medical Association, goes eco-friendly. IMAGE is the one and only common biomedical waste treatment and disposal facility in Kerala. It is the flagship project of the IMA branch of Kerala. It is the first of its kind and the largest biomedical waste management project in the country, which scientifically disposes 35 tons of biomedical wastes per day. IMAGE, Indian Medical Association, goes eco-friendly, a project which is hailed globally as the Kerala IMA model of biomedical waste management and a testimony to the social commitment and far-sightedness of the IMA leadership. The entire proceedings of the IMAGE plant are in strict compliance with the Biomedical Waste Management Rules 2016 and related Central Pollution Control Board guidelines. Biomedical waste, by definition, is any waste which is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals, or research activities pertaining thereto, or in the testing of biological or in health camps. The process of biomedical waste management is laborious, requiring meticulous handling and scientific attention. The multiple phases involved can be sorted into the following processes: segregation, collection, transportation, scientific treatment, and disposal. The initial process of segregation at source is done using different color coded containers. The yellow containers with yellow plastic bags are used strictly for storing human and animal anatomical wastes, including post surgical human tissues, organs, placenta, wound dressing materials, cotton, plaster of Paris, used blood bags, laboratory biological waste, face masks, etc. These biomedical wastes can be incinerated. Other biomedical wastes, which cannot be incinerated, are stored strictly in the red containers with red plastic bags. These include Euro bags, catheters, feeding tubes, gloves, infusion sets, plastic IV and medicine bottles, syringes, dialysis kits, needle caps, etc. Sharp biomedical wastes like needles, blades, lancets, other sharps, and metallic items are stored in puncture, leak, and tamper proof white containers. The fourth blue containers are used to store glassware, including broken, discarded, and contaminated glass, medicine vials, ampules, etc. IME provides meticulous training to तो ये जो सामने दिख रही है अलग अलग डस्टबिन अवेलेबल रहती है, ये हर एक हॉस्पिटल, हर एक क्लिनिक के अंदर होती है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसका भी जो एक्ट है वो 1998 है, फिर उसको रिवाइज होकर 2016 में अभी इम्प्लीमेंट किया है। तो उसका अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली क्या-क्या वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे होना है। अभी ये हमारा कोरोना के दौरान ये बायोमेडिकल वेस्ट का इश्यू बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटीज अवेलेबल है। इनका स्टेट पॉल्यूशन का रूल पहले ऐसा था कि हर 200 किलोमीटर में एक ही अप्रूवल मिलना है। तो वेस्टेज जनरेशन इतना नहीं था, इसलिए चल रहा था। बट अभी क्या हुआ कोरोना में, ये वेस्टेज जनरेशन ज्यादा तो हुआ, बट द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट इज टू डेंजरियस, कि उनका अगर इन्फेक्शन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कोरोना का स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होगा। तो वो टाइम पे परमिशन गवर्नमेंट ने सबको डबल 3 गुना दे दी, और वहां पे फैसिलिटी जितनी पहले वेरीफाई की थी उसे 3 गुना वेरीफाई करने के लिए सभी ऑफिशियल को बोला गया कि आप जाके देखो फैसिलिटीज कैसी है और प्रॉपरली है, अदरवाइज उनको बोलो कि उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये चीज है। आप ये वीडियो वापस थोड़ा आगे का पूरा रीड कर लीजिए, आपको इनके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। animals or research gloves for this purpose. These wastes, thus segregated, are collected in similar color coded containers
and shifted to the central storage facility of each institution. After the processes of segregation and collection begins the next toilsome process, transportation. Nearly 35 tons of biomedical wastes per day are transported to the image plant at Kanjikode, Palakkad, in the most sophisticated manner. For this, Image runs 52 specially designed covered vehicles. These Pollution Control Board approved vehicles are manned with a driver, sanitary worker, and a supervisor. These vehicles, which are monitored 24 by 7 using GPS satellite vehicle monitoring system, are also equipped with Android phones having specially designed mobile application. On each collection day, the app has to be logged in and the territory, receipt status, vehicle number, vehicle staff details, and route need to be entered. Further, on reaching the institution, its QR code is to be scanned by the mobile app before collection of biomedical wastes. Image stringently follows the barcode-based biomedical waste collection system mandated by the BMWM Rule 2016 and as directed by the Central Pollution Control Board Guidelines 2018. As stipulated, the barcodes of each bag is scanned before shifting them to the transporting vehicle. This data is stored in the central server of Image. The collection vehicles of Image reach the threshold of each healthcare facility 365 days a year, irrespective of strikes or hartals. Thus, the rule that biomedical waste should be segregated and collected within 24 hours of generation and the barcode is scanned and verified facility is scientific treatment. The wastes brought in the yellow covers, which can be burned, like cotton and other biological materials, are processed through the incinerator. The Image project houses 5 incinerators, including rotary incinerator of international standards, which can function non-stop for 24 hours without any need for a cooling time. The wastes are fed to the 850 degrees centigrade hot primary chamber and are further processed at 1050 degrees centigrade in the secondary chamber. The gas thus produced is further cleansed using advanced pollution control devices within the incinerator and let into the atmosphere at a height of 100 feet as pure smoke. To assess even a trace of pollution in the smoke, a sophisticated equipment called Continuous Stack Emission Monitoring System is installed in the Image plant. This data is continuously monitored by the Pollution Control Board. The rest of the incinerated waste is unalloyed ash, which is collected and stored in temporary pits in the landfill area and later sent to Kerala Enviro Infrastructure Limited, KEL, Cochin for landfill. Thus, the end products are pure gas as safe as breeze and pollution-free ash which can be handled safely. The waste materials brought in the red covers, like plastic and rubber waste and sharp materials, are autoclaved. In this process, the wastes are subjected to steam sterilization at 121 degrees centigrade and at a pressure of 1.5 kilogram per centimeter square. Such autoclaved materials are further sorted in a 150-meter long conveyor belt through a laborious process involving hundreds of workers. IMA has set up a vast sorting shed exclusively for this purpose. Through the multi-tiered process of sorting and resorting, plastics, glasses, etc. are fully separated. To ensure further safety, syringes, which have a high potential of reuse, are powdered to pieces using shredder. Scrap grinders are used to slice down blood bag, urine bag, etc. The rest of the carefully sorted wastes, including IV bottles, covers, etc., are chopped and compressed in the compactor into standard block-sized bundles. All these plastic waste materials are then sent for recycling. Glass bottle wastes, after autoclaving, are sorted into small, medium, and large-sized bottles using vibrators in the bottle sorting area. These glass wastes are also further recycled. The only wastes remaining now are the metal sharps like needles, blades, etc. They are disposed in sharp pits in a secured landfill area inside the plant and safely sealed off.
Image has constructed huge concrete pits in a vast section of the land for this purpose. The effluent generated as a byproduct of the waste disposal process is also treated scientifically using the most advanced technology in the world. The effluent treatment plant in Image has a whopping capacity of more than 4.5 lakh litre per day. The effluent is passed through a series of cleansing mechanisms like screen chamber, grit chamber, equalization tank, chemical dosage area, primary clarifier, moving biobed reactor tank, flash mixing tank, secondary clarifier, filter feed tank, pressurized sand filter, activated carbon filter, etc. to reach the fountain tank. The clean water thus obtained is safe and reused in the plant for various purposes like watering plants in the garden, washing of vehicles, and floor cleaning. The sludge formed during this process is stored in sludge drying bed and taken to a secured landfill area. It is then collected away by Kale Cochin. The Image plant is also equipped with a 380 kVA diesel generator system, a rainwater harvesting system with 15 lakh litre capacity, 64 CCTV cameras for 24 by 7 surveillance, and a fire hydrant system. The Image plant, which is spread out in 26 acres of a serene strip of land with a green eco belt, also houses a guest house, a conference hall, an office room, a canteen, a restroom, and a vehicle wash area. The Image plant had a humble beginning in 2001 and was commissioned on December 14, 2003. From a modest number of 25 healthcare institutions in its client list to start with, this dream project of the IMA Kerala State Branch has now spread out as the biggest biomedical waste management facility in the Asian subcontinent, with nearly 500 employees and a mammoth disposal capacity of 35 tons of biomedical wastes per day. As per the data on October 2018, various government healthcare facilities like government hospitals, medical colleges, hospitals, amounting to 911 government healthcare institutions with a bed strength of 33,722 are clients of Image. Various private healthcare establishments like hospitals, laboratories, clinics, and dental clinics to the tune of 12,095 with 59,544 bed strength are also beneficiaries of Image. Furthermore, 50 plus other healthcare institutions like old age homes, dialysis centers, the sanitary napkin disposal special project of Kaumarasri, blood banks, Ayush institutions, and pain and palliative clinics also utilizes the facility of Image. A total of 13,057 healthcare establishments with 93,266 bed strength. Image holds the rare distinction of being a private institution working for the government. The Image plant is run successfully with the technical cooperation of GJ Multiclave, the internationally acclaimed name in biomedical waste management. The entire processes of Image are executed in the most technically sophisticated manner. IMA has developed an exclusive web portal www.imageima.org for this purpose. Right from the enrollment of a healthcare establishment, the processes are online. Affiliation, enrollment in special categories, training requests, and operational charge payments are all done through the web. Each healthcare establishment is provided with a unique customer login ID. Collection bags, international standards. It is these specialities that fetched Image the exceptional distinction of being the best biomedical disposal facility in Asia. Image is indeed a visionary mission of the leaders of IMA Kerala State Branch. The populace of Kerala is not even aware of the fact that had not the leaders of IMA KSB taken such an audacious stride against all odds, biomedical waste would have been the most bothersome environmental issue of our state. Certain epithets are metaphorical, whereas certain others are bona fide.
The image plant being referred to as the Kerala IMA model of biomedical waste management by the global medical community is indeed a recognition righteously deserved, an honor to IMA Kerala State Branch for the services rendered to the medical fraternity and mankind through image. A tribute to the silent revolution led in the biomedical waste management sector, which will be etched in golden letters in the annals of history. A salute to the determination of the Kerala state leadership, which made the entire Indian Medical Association proud. तो हमने ये वीडियो देखा पूरा, तो उसके अंदर एक वीडियो स्टडी के ऊपर से थोड़ा कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सेटअप लगाया हुआ है वो एज पर एक्ट है। तो ये जो परमिशन लेना है वो भी उन्होंने एज पर एक्ट लिया हुआ है। तो ईच एंड एवरी फैसिलिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैज इन द सेम मैनर, इवन इन आवर periphery also, in any of the district of the Gujarat also you can find this kind of facility. तो ये जो केरला का केस स्टडी था, जिनके उधर अगर 35 टन पर डे से बायोमेडिकल वेस्ट आ रहा है, तो वी कैन इमेजिन कि कितनी क्वांटिटीज के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है। एंड द बायोमेडिकल वेस्ट इज, जैसे मैंने बताया कि वो एक बहुत सेंसिटिव चीज है, तो उनसे हेल्थ का इश्यू बहुत बढ़ सकता है। तो इसका पॉल्यूशन के एस्पेक्ट से अगर देखते हम, तो उनको जैसे दिखाया था वीडियोस के अंदर कि उन्होंने स्टैक लगाई हुई है, रोटरी फर्नेस इंस्टॉलेशन लगाए हुए है, 1050 से लेके 1200 डिग्री टेम्परेचर तक ये फर्नेस जाती है। तो वो डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो भी गैसियस इमिशन रहते हैं या कुछ सॉलिड कंपोनेंट है, वो सब डिकम्पोनेंट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जल के खाक हो जाते हैं। तो ऑनवर्ड्स जो पॉल्यूटेंट है वो क्वेरी फॉरवर्ड एयर में नहीं होते हैं। तो ये सब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये करने के लिए उन्होंने जो टैग लगाई हुई है उसके अंदर भी कंटिन्यूअस टैग मॉनिटरिंग सिस्टम CSMS लगाते हैं। तो उसके अंदर डिजिटली शो होता है कि पर्टिकुलर मैटर या कुछ भी गैसियस इमिशन कितनी मात्रा में है। तो वो एक गवर्नमेंट ने उनके नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि परमिसिबल लिमिट फॉर दिस टैग इज एंड फॉर दिस पैरामीटर इज दिस। तो अगर बियॉन्ड द लिमिट होता है तो गवर्नमेंट की ओर से यूजर, मतलब जो भी फैसिलिटी है, उनको मैसेज पॉपअप होता है, उनके सिस्टम में मेल आता है कि योर नॉर्म्स विल गोज आउट ऑफ नॉर्म्स एंड यू विल गेट अ पनिशमेंट, ऐसा वार्निंग आता है, फिर उनको पनिशेबल होती है। तो ये सब कंट्रोल के लिए एक्ट और वो सब लगाए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं। उनके लिए उनको ये ऑटोक्लेव वगैरह फिट करना होता है। फिर ईटीपी देखा होगा उन्होंने, आपने अगर देखा होगा तो पूरा सिस्टम से उन्होंने ईटीपी लगाया हुआ है। तो ये सब लेना होता है। तो ये अप्रूवल भी हमारा जो लेना रहता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से ही होता है। तो उनका ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है कि उनमें कौन सा एप्लीकेशन हमें करना है, फ्रेश है। अच्छा, इनका भी रिन्यूअल टाइम टू टाइम और होता है। तो 5 साल में अगर उनका कुछ वेस्ट में कुछ वापस प्रॉब्लम चेंजेस है, उनको एक्सपेंशन करना है, कर सकते हैं। और ये फैसिलिटीज का वापस अप्रूवल एक्सटेंड करना है तो भी उसकी अवधि 5 साल की होती है, वापस उसको अप्लाई करना रहता है। उनका जो मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, क्लीनर्स है, उनको भी बायोमेडिकल वेस्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है। भले ही वो छोटा क्लिनिक है, बट उनको बायोमेडिकल वेस्ट कहीं पे भी डिस्पोज करने की अथॉरिटी नहीं है, तो उनको भी अप्रूवल जीपीसीबी का लेना होता है। तो ये उसका प्रोसेस चार्ट है। और फाइल प्रोसेस कैसे होती है वो मैंने दिखाया हुआ है कि बायोमेडिकल वेस्ट आरओ में फाइल होती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने बताया था आगे सिटी सीसीए में, वैसी तरह ही उसमें भी सब प्रोसेस होता है और फिर उसको अप्रूवल मिलता है। तो जो हमने वो कलर्ड कोड देखे हुए थे, उसके तरह ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
के कलर कोड है, वो हमने बायोमेडिकल वेस्ट के देखे थे। तो आप अगर कुछ भी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैटेगरी है, तो वो प्लास्टिक बॉटल या कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट किसमें से बनता है, उसका मार्किंग वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो आप ये एक कभी भी हो तो प्लास्टिक पेप्सी बॉटल वगैरह है, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है, तो वो देखिएगा उसके ऊपर डेफिनेटली ऐसा एक मार्क हो रहेगा। तो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का अप्रूवल लेना होता है, ऐसे प्लास्टिक वेस्ट का भी अप्रूवल लेना रहता है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर पिछले 10 साल से हमारी मोदी सरकार काम करती है। अभी बीच में उन्होंने प्लास्टिक बैग बंद कर दिए थे, बट फिर भी थोड़े थोड़े दिखते हैं मार्केट में। पैट बॉटल बंद करने के लिए बोल दिया है। फिर उन्होंने एक बीच में सर्कुलर निकाला था कि बिलो द 50 माइक्रोन बैग्स आर नॉट अलाउड टू सेल। तो वो चीज क्या है, नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक अगर होता है तो उसका परमिशन नहीं मिलता है। तो अभी अब अगर आप कुछ भी पॉलीथीन बैग कहीं से ले रहे हो, तो पॉलीथीन बैग के नीचे भी लिखा हुआ रहेगा कि दिस इज अ रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट बैग। and many of the bags you can see in from the DMart and the Apollo वगैरह सब। अगर अपोलो मेडिसिन आपने सुना होगा, वहां पे जाते हो तो उनकी जो बैग रहती है ना, वो उन्होंने ईटेबल बैग बनाई हुई है कि वो खा भी सकते हैं। तो वो एक स्टार्च वगैरह से में बनाते हैं वो लोग, और वो खा भी सकते हैं, ऐसा उनके ऊपर मार्को मारा हुआ रहता है। तो ये सब प्लास्टिक का वेस्ट कम करने के लिए या उसको नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको भी ये वेस्ट के अंदर अंदर कंसिडर करके उसका भी अप्रूवल ऑथराइजेशन लेना रहता है। इफ द इंडस्ट्री इज मेकिंग द प्लास्टिक कंपोनेंट लाइक आवर डोमेस्टिक मटेरियल प्रोडक्ट लाइक डोल्स, बाल्टी वगैरह रहती है बाथरूम की, फिर चेयर है प्लास्टिक की, वो सब अगर बनाना है फिर भी गवर्नमेंट से अप्रूवल बनाने के लिए भी लेना है। तो स्वच्छ भारत मिशन अभी एक मोदी जी ने बीच में चालू किया था, उसका भी एक पार्ट इनके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि अगर आपको प्लास्टिक वेस्ट का परमिशन लेना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM लेना है, तो आपको जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उतना वेस्ट भी कहीं से प्रोक्यूर करना है और उसको रिसाइकल करना है। तो मोदी जी ने क्या किया कि उनको रिसाइकलिंग मैक्सिमम करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया, ताकि ये वेस्ट जमीन के अंदर दबे नहीं। एक बड़ी चीज है, प्लास्टिक को क्यों कंट्रोलेबल कर रहे हैं, वो हमारे खाने में तो आता नहीं ऐसा हम सोच रहे हैं। तो उनसे हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड होता है। जो बारिश आती है उसका पानी अगर लेयर अंदर ग्राउंड में जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, उसकी वजह से फ्लडिंग वगैरह क्रिएट होता है। और सालों बाद भी अगर हम जमीन से निकालते हैं तो वो एज इट इज कंडीशन में निकल रहा है, वो डिस्पोज या कंपोज नहीं होता है। तो ये एक बड़ा इश्यू अभी करंट है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन लेके वो प्लास्टिक का भी पूरा अप्रूवल लेना है। अगर यू आर कनेक्टेड विथ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, you are using any of the plastic material, then you have to apply for the plastic waste approval from the GPCB। तो बाकी एक नया और उसका सब कोऑर्डिनेट है पूरा इंडस्ट्रीज का कि इफ वी आर गोइंग फॉर द सिटी CCA ऑफ द एनी प्रोडक्ट, then one of the byproduct will be generated from your process। तो अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, चाहे घर में खाना बना रहे हैं, तो उसका सब्जी का वेस्ट तो निकल ही रहा है ना, तो हम उसको कहीं पे भी डाल रहे हैं। तो उसकी तरह, बट वो क्या है, एक रिसाइकलेबल चीज है और कंपोज हो जाता है, इसलिए उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होती है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी सामने जो स्लाइड में दिख रहा है, इफ द इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट, then creation of the byproduct will generated like a spent oil, कुछ ऑयल यूज हो रहा है, ATP का स्लज हो रहा है, कुछ एसिड प्रोडक्ट में से निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोसेस वेस्ट निकलता है, सॉल्वेंट स्पेंड निकलते हैं, कुछ अगर बेच फेल जाती है तो कुछ प्रोडक्ट वो निकलते हैं,
कुछ मेटल रेसिड्यू निकलते हैं, डिस्टिलेशन रेसिड्यू। अगर बॉयलर में कॉल यूज हो रहा है तो उसका फ्लाई एश निकल रहा है, आयरन कुछ क्लच निकल रहा है, और बैग और जो ड्रम्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो खाली हो रहे हैं, तो अगर नॉन यूजेबल है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका भी अप्रूवल लेना है। तो पहले ये नॉर्म्स नहीं थे, बट ये 2020 आप सोच रहे हो, इसको ये नया एक्ट फ्रेश लागू किया था, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। उसको पूरा कैसे ऑर्गेनाइज किया है, उसका पूरा ढांचा बनाया हुआ है कि वो एंड यूजर, रिसाइकलर, रीयूज, उसको ही देना है, कैसे देना है, वो सब पूरा उसको बनाया, रूल 9 एप्लीकेशन है उसका। तो अभी ये अप्रूवल इन प्रोसेस है। जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है सबका एसओपी बनाना जरूरी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द यूजर, एंड यूजर। अगर एक्स कंपनी में से एक्स एसिड निकल रहा है और वाई कंपनी को वो यूज हो रहा है एज एन रॉ मटेरियल, तो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसका भी ऑथोराइजेशन लेना है। तो ये जो रूल 9 लिखा हुआ है ऊपर, उसके अंतर्गत उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंदर में उन्होंने ड्राइव चालू की है कि कुछ भी वेस्ट जनरेट हो रहा है और कोई भी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, तो यूजर को अप्लीकेशन करना है रूल 9 के लिए। उसके अंदर क्या होता है, दोनों साइड से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहां पे एलोबरेट करना है कि ये हम बना रहे हैं, यहाँ से ये प्रोसेस में से निकल रहा है, और यहाँ पे ये हम बना रहे हैं, इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। तो वो दोनों की कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके एसओपी बनाना स्टार्ट किया है। देन ऑनवर्ड्स वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। एसओपी जनरेशन होने के बाद उसका अप्रूवल यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से लेना होता है। तो ये यहाँ पे मेथड दिखाई हुई है कि उसको कैसे अप्लाई होता है और फाइल प्रोसेस कहाँ से कैसे कहाँ जाती है। बट इट इज अ टू लेंथी प्रोसेस। ये एक ही एसओपी बनाने के लिए भी अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 6-6 महीने लग रहा है। मतलब साइड बाई बहुत सारी एसओपी प्रिपरेशन हो रही है, बट फिर भी टाइम विल बी टू लॉन्ग। फिर एक दूसरा अप्रूवल है, ये भी गवर्नमेंट अप्रूवल ही है जो हमें लेना जरूरी है, कि फायर, द गुजरात फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजरमेंट एक्ट 2013। तो ये फायर अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है, तो मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैविंग टू मच पोटेंशियल ऑफ फायर, बट दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ द फायर हाइड्रेंट लाइन एंड सपोर्टिंग फायर फाइटिंग सिस्टम। सो गवर्नमेंट ने, पहले तो चल रहा था, कुछ इतना नहीं हो रहा था, बट जितने जितने ब्लास्ट वगैरह सब होते रहे, तो उनमें उन्होंने एक पूरा स्टडी किया, फिर रूल उनका इम्प्लीमेंट किया कि हाँ इंडस्ट्रीज को भी लेना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल दे नीड देयर सेफ्टी प्रिकॉशन देन इन देन प्रिवाइसिस। तो उसके लिए भी उन्होंने एक पूरा सिस्टम और एक्ट लागू किया है। उसके अंतर्गत ये अप्रूवल लेना रहता है, बट ये अप्रूवल हमारा डिश से होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हैजार्ड जो डिपार्टमेंट है, वहां से उनका अप्रूवल लेना है। आगे के जो अप्रूवल देखे वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट से लेना रहता है। ये एक अप्रूवल ऐसा होता है, ये सेफ्टी का और फायर का है, ये डिश डिपार्टमेंट से लेना रहता है। बाकी मैंने यहाँ पे अभी जो स्लाइड दिख रही है आपको, उसमें इसका प्रोसीजर कैसे रहता है अप्रूवल का, ये लिखा हुआ है कि उनमें प्लांट लेआउट रहते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज डाली हुई रहती है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम है, फिर फॉर्म ट्रॉली है, फॉर्म फाइटिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है। दे आर रिव्यू देयर potential and the system which is established is improper या proper है, उसके लिए इतना कैपेबल है। अगर फायर है बड़ा और हमारे पास 2000 लीटर का टंकी है तो इट इज नॉट सफिशिएंट। तो उसका एक पूरा ये लोग सर्वे करते हैं और उसका एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट बैठाया हुआ है कि इतना है तो इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। फायर लोड कैलकुलेशन होता है, अकॉर्डिंगली उसका सिस्टम डेवलप किया और रखा हुआ है कि वो चेक होता है, और देन ऑनवर्ड्स ये पूरा हमें उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। फिर ये एक स्लाइड मैंने बनाया है, ये है नॉन गवर्नमेंट बॉडीज से जो अप्रूवल लेने रहते हैं,
क्योंकि हमारा टॉपिक ही मेरा यही है कि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडी कहाँ से क्या अप्रूवल लेने रहते हैं। तो हमारा बेल से भी साहब ने हमारा एक्सपर्ट लेक्चर आगे खत्म हुआ है, उनमें उन्होंने बताया हुआ होगा आपको पूरा सिस्टम, जहाँ बेल का, अंकलेश्वर का, कॉमन एमई का है, कॉमन ईटीपी का है, वो सब। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कॉमन अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो रीजनल वाइज है उनको सीईटीपीज का मेंबरशिप परमिशन लेना है कि अगर हमारा पानी निकलेगा इतना क्वांटिटी में निकलेगा तो इनका परमिशन आपको देना है। बट दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ गवर्नमेंट, सो उनके पास से हमें पर्सनली मेंबरशिप उसका जो चार्जेस वगैरह पेड करके लेना होता है। फिर कॉमन मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर है, तो डिपेंड ऑन द अफ्लुएंट, कैसा आपका अफ्लुएंट जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको एमई का भी परमिशन लेना रहता है। फिर आपको कॉमन लैंड फिलिंग साइड रहता है, जैसे कि टीएसडीएफ साइड, वो आपने सर जी ने, बेल के सर ने मेरे को भी बताया है। तो उसके अंदर लैंड फिलिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब दिखाएगा, सॉलिड वेस्ट। तो ये मैंने लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे हमारे नज़दीक में एरिया में, भरूच के नज़दीक में जो जो फैसिलिटीज है वो। फिर एक होता है हैजार्डस वेस्ट इंस्टॉलेशन फैसिलिटी। तो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में इंसिनरेटर यूज हो रहा है, ऐसे ही इसके अंदर भी एक बड़ी साइज का इंस्टॉलेशन रहता है जनरली, कि इंडस्ट्रीज के ऐसे वेस्ट जो कॉमन एमई में या अनट्रीटेबल होते हैं उसको पूरा इंसुलेट करके उसको 1200 डिग्री के अंदर बर्न आउट करके उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको एंड करते हैं, साइंटिफिक वे से उसको डिस्पोज होता है ऐसा। तो ये सब नॉन गवर्नमेंट अप्रूवल है। और आगे जो हमने दिखे वो फायर सेफ्टी के और एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो जो अप्रूवल लेने हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के है वो सब देखे हमने, प्लास्टिक वेस्ट है। तो ऐसा हमारा ये आज का प्रेजेंटेशन में यहाँ पे खत्म करता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ कंटिन्यू। हाँ आ रही है यस सर। कंटिन्यू। हाँ यस कंटिन्यू। सर कहीं नहीं, प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे मैंने खत्म किया है। हाँ ओके, इट्स कंप्लीटेड। हाँ यस, इट्स कंप्लीटेड सर। तो सर इसके रिगार्डिंग कुछ किसी को अगर क्वेश्चनरीज कुछ है। पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स? हेलो। यस मैम। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। हाँ सर, मैं डॉक्टर श्वेता कुलश्रेष्ठ, एमईटी यूनिवर्सिटी से हूँ। यस मैम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कोई फूड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहें सपोज, यस तो मैम। इसमें से हमें कौन सी इंडस्ट्री लेवल के परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? लाइक आपने बताया कैटेगरीज हैं, ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, तो आई डोंट थिंक कि फूड इंडस्ट्री में शायद रेड कैटेगरी होती होगी। नहीं मैम, मैं फूड में क्या होता है, अगर डेयरी इंडस्ट्रीज है जो कनेक्टेड विथ टू मच बायोलॉजिकल लोड, इट इज इन टू द रेड कैटेगरी। और Okay. मेनी ऑफ द गुरु उद्योग जैसे वो खाखरा पापड़ बनाने वाले हैं, दे आर हाँ, फॉलोइंग इनटू द वाइट कैटेगरी। If you are making a pulp and some juice industries, so yeah. in which there are a boiler is required to heat the our food ingredient, तो Yeah. वो केसेस के अंदर हम अगर बॉयलर फिट कर रहे हैं तो वो केसेस के अंदर हम उसको ग्रीन कैटेगरी में जा रहा है। तो Okay. डिपेंड ऑन पॉल्यूशन लोड उसका पूरा कैटेगराइज किया है इंडस्ट्रीज को।
पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी उन्होंने पूरा सीरीज बनाया हुआ है कि किस किस इंडस्ट्रीज को क्या क्या अप्रूवल कैसे लेने हैं, कौन सी कैटेगरी मिले, कोड कोड दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोड। तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इफ अगर आपको उसका लिस्ट चाहिए मैम, तो मुझे एक आपका मेल आईडी या कुछ दे देना, तो मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूंगा, तो यू कैन रिव्यू फ्रॉम इट मैम। ओके ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर हम मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें और लार्ज स्केल, तो क्या उनके लिए भी लोड, क्योंकि डिस्चार्जिंग लोड अलग होगा, तो उसके लिए भी अलग अलग रेगुलेशंस होंगे? नहीं मैम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, उसको अगर लोड ज्यादा है, हाँ क्वांटिटी जी, ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाँ जी। मेरा जो प्रोफेशनली बिजनेस है ना, मैं एक जीपीसीबी शेड्यूल 2 ऑडिटर हूँ, ऐसे शेड्यूल 1 ऑडिटर भी है, तो उनको लोड के अकॉर्डिंगली ऑडिटर अलॉट करते हैं। तो ओके। उसको थोड़ा बाउंड किया हुआ है कि उनके उधर गवर्नमेंट ऑथोराइज ऑडिटर जाएंगे और उनका अप्रूवल देखेंगे, और फंक्शनली बराबर कर रहा है वो वेरीफाई करेंगे, एंड उसका चार्जेस लेके फिर उसका ऑडिट रिपोर्ट बनता है, और वो ईयरली जीपीसीबी में सबमिट करना रहता है। तो ये एक सिस्टम गुजरात में है, आउट ऑफ द स्टेट ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ओके। उनके लिए अप्रूवल अथॉरिटी जो रहती है अभी भी, अगर नई इंडस्ट्रीज अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले, इसकी एप्लीकेबिलिटी लार्ज स्केल के लिए ज्यादा है, जिसके लिए पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसका EIA कंपोनेंट मैंने बताया था, उसके अंदर माइक्रो टू माइक्रो स्टडी होता है। हर एक चीज इंडस्ट्रीज आने से और आने के बाद कितना इम्पैक्ट हो रहा है, वो पूरा स्टडी होता है, और उसका ऑथराइजेशन एक गवर्नमेंट बॉडी में बहुत ऊपर तक है। मतलब अगर छोटी इंडस्ट्रीज है, ग्रीन है, तो वो नजदीक से ही ये अप्रूवल मिलता है, मतलब उसके लिए ज्यादा ऊपर ऑथराइजेशन के लिए नहीं जाना होता है। जैसे लार्ज कोई भी फाइल है, तो हमारे रीजनल ऑफिसर चेक करते हैं, फिर यूनिट हेड चेक करते हैं, मतलब गांधीनगर बेस्ड जो एक अंकलेश्वर एक पकड़ रहा हूँ मैं, या भरूच पकड़ रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट का, अहमदाबाद, तो उनके यूनिट हेड चेक करते हैं, फिर वो फाइल लार्ज के लिए मेंबर सेक्रेटरी के पास जाती है, ऑनवर्ड्स वो फाइल चेयरमैन के पास जाती है। मतलब चेयरमैन हैव डिसाइड, उनको ही डिसाइड करता है वही कि उनको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, तो अप्रूवल ऊपर तक जाता है। बाकी उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जो प्रोसेस है यूजर के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए, वो सेम ही है। इंटरनल गवर्नमेंट अप्रूवल की प्रोसीजर चेंज है खाली। तो सर ये मतलब जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे स्टेट के रूल्स अलग अलग होंगे, जैसे आपने बताया कुछ चीजें गुजरात में इम्प्लीमेंटेड हैं एंड दूसरी जगहों पे नहीं है, तो उनके रूल्स अलग होंगे, अकॉर्डिंगली मतलब ग्रांट किया जाता होगा परमिशन। नहीं मैम, ये जो एक्ट है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, वो हाँ हाँ। एक्ट पूरे इंडिया में एक ही है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लार्ज स्केल वाला फंडा, तो ये क्या था, हमारे नडियाद के पास एक खारी रिवर है, तो उसके नियर बाय जो इंडस्ट्रीज फॉल होती थी, उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही अनट्रीटेड वाटर वहां पे नदी के अंदर, रिवर के अंदर डिस्चार्ज हो रहा था, तो वो सब फार्मर्स ने वही पानी एग्रीकल्चर में यूज किया, और उनकी फर्टाइल लैंड नॉन फर्टाइल हो गई। उन्होंने फिर PLI इम्प्लीमेंट किया, दाखिल की हाई कोर्ट में, कि ये इंडस्ट्रीज की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और ये हमारी लैंड की कंडीशन है। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इसके लिए हम एक कुछ भी सॉल्यूशन लाना है, कि ये इंडस्ट्रीज को कवर कैसे करें और कंट्रोल कैसे करें। तो उन्होंने जीपीसीबी और नीरी और एनजीटी को अंदर लूप में डाला, और बोला कि इनका ढांचा बनाओ, और उनको ऑडिटर की नियुक्ति करो, और ऑडिटर वहां पे जाके ऑडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, टाइम इंटरवल पे, हर सीजनल इंटरवल पे चेक करेंगे, मॉनसून, समर एंड विंटर, और उनका रिपोर्टिंग पूरा देंगे, और वो कंप्लायबल अच्छा होना चाहिए। तो उनके ऊपर वॉच ज्यादा कर दी, और ऐसे इम्प्लीमेंटेशन किया। बाकी स्टेट के अंदर, एक दो स्टेट के अंदर अलग से प्रोसीजर के, आपको सामने से किसी भी ऑडिटर से करना है, और करके आपको रिपोर्ट देना है, और एक ही बार करना है साल में। मतलब वो स्टेट का खुद का बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है, मतलब, तो वो का एक सिस्टम अलग है, और ये जो गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से हो रहा है 1974,
तो ये तो पूरा एक्ट बना हुआ और सबके लिए वो एप्लीकेबल है, चाहे यहाँ होता है या दूसरे स्टेट में होता है। अच्छा सर, इसके लिए कुछ फाइनेंशियली मतलब कुछ पेनल्टी इम्पोज की जाती है क्या इंडस्ट्रीज पे अगर वो फॉलो नहीं करते हैं या उनका बियॉन्ड द लिमिट पॉल्यूशन लोड होता है इन दैट केस? मैम एक्चुअली क्या था, पहले पॉलिसी आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था कि पॉल्यूटेंट पे द पेनल्टी, बट कोई कोई केसेस ऐसे बनने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया बिकॉज ऑफ एनजीटी की वजह से। एनजीटी ने ऐसा डाला कि भाई ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका री कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट कि उसका एनवायरमेंट डैमेज चार्जेस ले रहे हैं वो लोग कि आपने इतना एनवायरमेंट डैमेज किया हुआ है, इतना खर्चा होगा उसको वापस रीजनरेट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए एक रूल एप्लीकेबिलिटी कर दी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको 25 लाख रुपए मैक्सिमम पेनल्टी, फिर मीडियम है 50 लाख और लार्ज स्केल यूनिट है उसको 1 CR 1 करोड़ रुपए पेनल्टी इंपोज करना है इफ योर पॉल्यूशन इज आउट ऑफ परमिसिबल लिमिट। तो वापस उसमें क्वेश्चन आया, हमने तो बहुत छोटा पॉल्यूशन किया, इतना बड़ा कहाँ किया कि 25 लाख रुपए पे कर पाए। तो उसके अंदर भी डाला कि भाई कितना पॉल्यूशन पोटेंशियल है उसका पूरा कैलकुलेशन करना है और उसके अकॉर्डिंगली एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं उन्होंने इतना नहीं किया, उसको 6 लाख पेनल्टी लगाना है। तो सर ये जो फार्मर्स की जिनकी लैंड खराब हुई थी पॉल्यूशन की वजह से, क्या ये जो एक्चुअल कलेक्शन है थ्रू द गवर्नमेंट विल इट रीच द फार्मर और नॉट? मतलब वो फार्मर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? फर्टिलिटी पे एक्चुअली वहां पे फिर वर्क होता है या नहीं होता है इसके बाद? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है वो कॉमनली इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक दूसरा उन्होंने वो लोग डालते हैं कि सॉइल रेमिडिएशन करवाना है आपको। तो अगर इनकी पानी की वजह से इतना सॉइल खराब हुआ है तो इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कि वो सॉइल आपको पूरा हटाना है, वहां पे नई सॉइल डालनी है और उसको रेमिडिएशन करके देना है। ये अभी पिछले 4-5 साल से ही ये इम्पोज किया है। तो क्या है, अगर कोई इंडस्ट्री की वजह से बाजू की खेतर मतलब फार्मर को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडस्ट्रीज की है। तो वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, उसका एक लेयर मिट्टी पूरा निकाल देती है और नई मिट्टी फ्रेश फर्टाइल मिट्टी डाल के उसको रेमेडिएशन करके वापस देना है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक अंकलेश्वर का इंडस्ट्रीज है। तो आज से 12 साल पहले उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर रिवर्स बोरिंग हो रहा था, मतलब जो भी अनट्रीटेड वाटर है वो लोग उनको रिवर्स डिस्चार्ज कर रहे थे, मतलब उनको कहीं पे दिखे नहीं इसलिए जमीन के अंदर अंदर उल्टा रिवर्स करते थे। जैसे हम बोरवेल से पानी निकालते हैं वैसे उल्टा डालने से क्या होता है, वो जमीन को अंदर से बिगाड़ बिगाड़ के वो पोल्यूटेड कर रहा था। तो वहां से 1 किलोमीटर दूर एक नई सोसाइटी बन रही थी, तो वहां से कलर्ड वाटर निकल रहा था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी क्वांटिटी में निकल रहा है, मतलब उसका रोड में देख पाएंगे कहाँ से निकल रहा है। तो जाके निकला वो कंपनी का बोरवेल डिग किया हुआ था, वहां से रिवर्स बोरिंग हो रहा था। तो कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका यूजेज पर डे का इतना था, जनरेशन पर डे का इतना था, आपने ये बोरवेल ईयर में बनाया, बोलो ये ईयर में, तो आपने अब तक इतना लाख लीटर पानी, कुछ था कुछ 50 करोड़ लाख लीटर पानी आपने रिवर्स बोरिंग किया होगा, मैक्सिमम पकड़ लिया। अभी आपको क्या करना है, आपकी प्रीमाइसेस में 4 बोरवेल बनाना है और वही पानी से वापस लेके एटीपी में ट्रीट करके वापस उसको निकालना है। तो वाटर रेमेडिएशन करवाया रहा है उनसे कि पॉल्यूटेड आपके ये एरिया में, ऐसा नहीं कि ये कंपनी के अंदर ही, जहां जहां पेरिफेरी से भी निकलवाया, बोरवेल करवाया, वहां से पानी वापस लेके उसको वापस ट्रीट करके और साइंटिफिक वे से उसको डिस्कार्ड करना है। ओके। तो गवर्नमेंट सारे इनिशिएट लेती है, एक्शन लेती है, बट हर एक चीज वो संतोषकारक होनी जरूरी नहीं है। मतलब सेटिस्फेक्शन, अगर जमीन जिसकी बिगड़ी है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि इतना होने से मेरी जमीन अच्छी हो गई। ओके। पर हाँ, देयर मस्ट बी सम ट्रीटिंग फैसिलिटीज जिसके बाद ट्रीटमेंट के बाद वो डिस्चार्ज करें, तो आई थिंक इतना सारा प्रॉब्लम हो ही नहीं। मैम एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी इसीलिए है और अप्रूवल भी गवर्नमेंट का इसीलिए लेना है। फिर भी
सारे इंडस्ट्रीज के पास विदाउट अप्रूवल वो लोग चला रहे हैं अभी। तो इसके लिए गवर्नमेंट बॉडी रन कर रही है और अप्रूवल लेना जरूरी है, बट फिर भी हमारा देश है, भारत है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा चलता ही। है सर, इलीगल भी चलता है परमिशन। पॉपुलेशन हमारा जो है ना वो ज्यादा है, उसकी वजह से ये इश्यू है, बट हाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रन हो रहा है। और गवर्नमेंट भी अपनी जनरेशन, मनी जनरेशन कितना हो रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट, तो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। Any other questions? Hello, Pratik, Pagla sir here. Yes sir. My question is, if we consider that we have to start the FMCG industries. तो FMCG product comes under, हाँ, कोई भी food industry start करना है, it is in under green or white category. हाँ, And if you want to get the all the permissions from the government, हाँ, so how much time is required to get all the government permissions? एक्चुअली इनके लिए है ना पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने ही निकाला हुआ है कि आपको अगर परमिशन लेना है तो 30 डेज टाइम यहाँ पे जाएगा, 10 दिन यहाँ पे जाएगा, 30 डेज यहाँ जाएगा। अभी लीड टाइम ग्रीन कैटेगरी के, व्हाइट कैटेगरी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कि गुरु उद्योग अगर आपको करना है तो उसके लिए पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंट एस्पेक्ट या सेफ्टी एस्पेक्ट से कुछ परमिशन नहीं लेना है। घर पे हम पापड़ बना रहे हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं लेना है। और ग्रीन कैटेगरी का इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए अप्रूवल गवर्नमेंट से वन टाइम लेना है। तो ये टाइमलाइन 45 डेज का उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, बट इट विल टेक 120 डेज टुडे नाउ डेज, बिकॉज उनके पास लोड ज्यादा है, वर्कलोड, उसकी वजह से, और मेन पावर कम है। तो ये अभी 120 दिन तक का अप्रूवल हो जाता है। अभी उसका स्टैंडर्ड टाइमलाइन 45 डेज है, बट अभी 120 दिन हो जाते हैं मैक्स टू मैक्स। Okay. That Sir, permission is to. Yes, ma'am. You continue. हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था। बोलिए ना। सर जैसे सर ने बात की परमिशन, तो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना एक्सपेंडिचर हो जाता होगा परमिशन लेने में? मैडम इन्होंने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक फी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एम्प्लॉय की सैलरी उन्हीं के इनकम में से करनी है। गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी। आपको आपकी कमाई करनी है, आपके एम्प्लॉय की सैलरी करनी है और वो सब करना है। तो उन्होंने एक ढांचा बनाया हुआ है। अगर एनओसी है, सिटी स्मॉल स्केल है, जिनका इन्वेस्टमेंट बिलो द 5 करोड़ है, उनका एनओसी का चार्जेस 15,000, 15,000। फिर मीडियम स्केल यूनिट है और उनका चार्जेस है तो उनका 35,000 है, और लार्ज स्केल है तो उसका 65,000 है। तो ऐसा एनओसी का एक फी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसी तरह सीसीए का बनाया हुआ है कि सीसीए का फीस कितना है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑफ्लुएंट लोड कितना है, क्वांटिटी ऑफ ऑफ्लुएंट लोड, नंबर ऑफ हैजर्डस वेस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली लार्ज स्केल का फीस कैलकुलेशन होता है। और मीडियम और स्मॉल का लमसम में है, तो वो कुछ 45,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में सीसीए का गवर्नमेंट का फीस है। मतलब इट इज अ फीस फॉर द जीपीसीबी ENCCF। और हमारे जैसे जो कंसल्टेंट रहते हैं उनकी फीस रहती है, वेरिएशन वेरिएशन उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, 15,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का हमारा फीस रहता है उसके अंदर। ओके ओके सर। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? मैम कुछ नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं। हेलो। हाँ यस यस मैडम, Yes, पूछिए। yes. ओके सर। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे बायो हैजार्ड का जो ये रूल्स बने हैं, जैसे अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे वायरसेस पे और बहुत सारे तमाम
न्यूक्लियर रिएजेंट्स पे और कई सारे मतलब काम होता है रिएजेंट्स पे, हाँ। केमिकल हैजार्डस रिएजेंट्स पे। तो क्या ये हम्म। रूल्स उनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे या सिर्फ मैडम इंडस्ट्रीज पे ही एप्लीकेबल होते हैं, मतलब नहीं नहीं, हो अगर सकते हैं? कुछ भी मेडिकल वेस्ट निकल रहा है ना, तो हम्म। उनके लिए जरूरी है। सर हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग? हॉस्पिटल को तो लेना ही है, वो तो अभी मोस्ट उसके अंदर है। छोटे क्लिनिक है जिसके उधर सिंगल बेड है, उसको लेना है। फिर ओएचसी सेंटर लेते हैं, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। अभी क्या है, वो इंडस्ट्रीज को भी अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उसको भी खुद की कंपनी के अंदर ओएचसी सेंटर बनाना है, तो वो ओएचसी सेंटर को भी परमिशन लेना है। अगर कभी साल में एक बार कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉय को कुछ हो रहा है, बर्निंग हुआ है, कुछ इंजरी हुआ है, तो उसका भी अगर कॉटन यूज हो रहा है, वो भी डिस्पोज ऐसे नहीं फेंकना है, उसको भी वहीं फेंकना है। तो मेरा इतना छोटा मतलब, छोटा हाँ सर, मेरा इतना मतलब ये था जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनकी रिसर्च लैब्स होती हैं, इसमें भी कुछ ऐसा वर्क होता है, मेडिसिन डेवलप हो रही हैं, तो क्या इनको भी उसकी जरूरत पड़ती है वो अप्रूवल? बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, वो इंसरेबल वेस्ट में जाता है, तो वो उसके लिए तो कॉमन हैजार्डस वेस्ट इंसरेशन फैसिलिटीज है ही। ऑफ हाँ स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट निकल रहा है, और हाँ फार्मा का कुछ रिसर्च के दौरान पे कुछ निकल रहा है, तो वो हाँ तो हाँ केमिकल कंपोनेंट ही 100% है। हाँ, और ये जो हम केमिकल है, बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल है सर, वायरसेस का है, जैसे बायोलॉजिकल हो सकता है। हाँ, नहीं बायोलॉजिकल में मैम हमारा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो अलग चीज है। हाँ और हाँ टिश्यू वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हाँ अलग है। हाँ। जो अच्छा अच्छा। वो हमें इन्फेक्टेड नहीं करते हैं जनरलाइज। जैसे हमारा यीस्ट बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है अपनी हाँ सर, वो बटर, तो फूड में यूज होता है, हाँ हाँ। वो परेशान नहीं करते थे। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट स्पेसिफिक वर्ड है बायो, यानी हम्म हमारा पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया है, उसी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसकी परमिशन लेनी है। बट हम्म मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसके उधर ओएचसी सेंटर है, मेडिकल सेंटर बनाए हुए थे, उनको हम्म परमिशन लेना ही है। वो बास्केट बकेट रखना ही है, अलग अलग कलर की बाल्टियां जो है, डिजाइन, हम्म इवन कूली पैक भी उसकी जो यूज कर रहे हैं वो भी कलर कोडेड ही यूज करनी है, ताकि हम्म वहां पे जब सेग्रीगेशन हो रहा है तो इजी सेग्रीगेशन हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली गवर्नमेंट को एक और इम्प्लीमेंटेशन करने का सोच रहे थे, बट वो सैनिटरी पैड का था, उसको भी हम्म डिस्पोज करने के लिए कैसे करें साइंटिफिक वे से, वो भी सोचा बहुत। अभी अगर आप अपनी जो बड़ी सिटियां है, वहां पे हम्म उन्होंने एक ड्राइव बीच में किया था, अभी वो ठंडा हो गया 2 साल पहले, कि गीला कचरा अलग रखो और सूखा कचरा अलग रखो। हम्म ऐसा भी एक ड्राइव किया था उन्होंने, तो हम्म उसमें भी यही था कि सैनिटरी पैड और वगैरह भी करें। अभी गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे फेस इश्यू आ रहे हैं कि वो कैसे उसको रिजोल्व करें। उसके लिए एक्ट बनाना एकदम सिंपल चीज नहीं है कि कल बैठे 3 लोग और बना दिया एक्ट। तो अभी हम्म हमारा इश्यू आ रहा है कि वो भी इन्फेक्टेड होता है, तो उसको कैसे, कहीं मास्क का डिस्पोज कर रहे हैं हम, और उसका क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन कितना है, बहुत सारा, और एग्जैक्टली, कहीं पे भी हम डिस्पोज कर रहे हैं अभी तो। कोई सही भी बात। म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट के अंदर जा रहा है, तो वहां से तो इन्फेक्शन होगा ही। तो बिल्कुल उन्होंने उसके लिए भी सिस्टम डेवलप करने के लिए सोचा कि भाई उसका कलेक्शन सेंटर बना है, तो उसके लिए पूरी एजेंसी हायर करना पड़े, इसलिए वो भी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और सेंट्रली भी उसके ऊपर अभी वर्क हो रहा है कि हम अगर लंबे टाइम तक कोरोना चल रहा है, तो उसको भी डिस्पोज कैसे करें, सही बात है। मैंने क्योंकि भी इस पे लिमिटेड। काफी रिसर्च की थी, इस टॉपिक पे, कि इतना मास्क और ग्लव्स हम लोग डिस्पोज कर देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कहीं पे भी डिस्कार्ड करके मिलते हैं, रोड साइड्स में आप जाएंगे तो आपको दिखने को मिल जाएंगे, एंड दे मे बी द कॉज ऑफ द कोरोना स्प्रेडिंग। इसमें वही होता है, अगर काफी थोड़ा भी चांसेस हैं उससे स्प्रेड होने के। बहुत बहुत थोड़ा भी गीला मास्क रहता है, मक्खी और मच्छर कुछ बैठते हैं, कहीं दूसरे फूड में बैठेंगे, तो हम्म डेफिनेटली वो कोरोना स्प्रेड वहीं से भी होता है। क्योंकि ये हम्म कोई दिखने वाली चीज तो है ही नहीं कि ये दिख सकती है। तो हम्म, वहां पे कंट्रोल कैसे करना है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़े क्वेश्चंस है, तो उसके ऊपर सही भी बात। बहुत सारी जगह पे वर्क हो रहा है अभी। और हम्म। सुन उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं वो। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ओके। Okay, participants, any questions? Participant can ask any question related to their. Hello, sir. I want Yes, to sir. ask one question.
यस सर। हेलो सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपने एकदम हर एक सवाल डिटेल में आपने आंसर किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका मतलब धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच और सर, सर बट एक लिमिटेशन रहता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बट ये क्या था, कोरोना की वजह से थोड़ा बायोमेडिकल पे ज्यादा मैंने कवर किया था। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर जो अप्रूवल का है गवर्नमेंट का, वो एलोबरेट किया था कि जो अप्रूवल लेना है वो, और वो ये हमारी पेरिफेरी में अभी जो हॉट टॉपिक है ना, वही खाली टॉपिक पे लिया था, और उसके छोड़ के भी बहुत सारे अप्रूवल है, बट उसको पूरा यहाँ पे एलोबरेट नहीं किया है सर। ओके ओके सर, बस एक मैं क्वेरी थी मेरी कि सर मैंने एक बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, और उसमें हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि फॉरेन में जो है वहाँ पर जो लोग कचरा कचरे का सही तरीके से अरेंजमेंट करते हैं और प्रॉपर उसके नॉर्म्स फॉलो करते हैं और हेल्प करते हैं, तो उनको क्रेडिट दिया जाता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ मनी और एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। तो ऐसा इंडिया में है किसी से रिलेटेड, या यहाँ पर सुन हो सकता है वो इम्प्लीमेंट? क्योंकि अगर सर लोगों का फायदा नहीं तो कुछ करते भी नहीं है। देखिए सर, दो चीज होती है, एक बंदा काम करने वाला होता है, एक इमेज कमाने वाला होता है, एक पैसा कमाने वाला, एक इमेज कमाने वाला, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इनिशिएटिव ड्राइव गवर्नमेंट भी बहुत कर रही है, जैसे गुजरात में 13 लैंड फिलिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइड है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज कर रही है, डोमेस्टिक नहीं, इंडस्ट्रियल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, साल में एक बार पूरे इंडिया के जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट साइड वाले हैं उनका रिव्यू, सब उसका स्लाइड पीपीटी वगैरह प्रेजेंट सब देख के उनको एक एनकरेज करने के लिए एक पुरस्कार देते हैं कि आपका साइड बहुत वेल मैनेज है, वेल मेंटेन है, और आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा पुरस्कार देते हो। हेलो। हाँ जी सर। यस सर। तो सर ये ऐसा हम भी ट्राई कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट होके, प्राइवेट एजेंसी भी है, वो ये जो टीएसडीएफ साइड जो अगर प्रॉपरली वर्क करती है तो उसके लिए है, बट इश्यूज उसके लिए नहीं है ज्यादा। अगर आप आपकी नजर से देखेंगे ना, तो आपको हमारा लोकल डोमेस्टिक वेस्ट का कचरा जो म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट है वो ज्यादा दिखेगा। तो उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ ऐसा मैनर सिस्टम ही नहीं बना है, और इट इज अ बिग हेडेक फॉर अस। अगर अहमदाबाद, बड़ौदा, वापी, भरूच कोई भी देखेंगे ना, तो इतने बड़े बड़े पर्वत बन गए हैं इसके, कि उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फंडिंग अलॉट करना पड़े, तो वो पैसे गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह से वो ऐसे ही बिखरे बिखरे कहीं पे भी पड़े हुए हैं, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। राइट सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। Anyone else? सर एक्चुअली एज पर योर टॉक, गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत सारे बना दिए, एज वेल एज दी बायोमेडिकल वेस्ट की अगर बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट जो हम बच्चे लोग को अभी पढ़ा रहे हैं उनमें तो उन्होंने अमेंडमेंट भी किया है कि छोटे छोटे अपने जो डिस्पेंसरीज है या फिर मेडिकल किट है, दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन दैट एंड दैट कैन बी डिस्पोज इन अ बायोमेडिकल वेस्ट वे, बट दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर देम आल्सो, स्मॉल डिस्पेंसरीज एंड दी हाउस होल्ड पीपल विद दैट, कि उनको कलेक्ट कौन करेगा, डिस्पोज कौन करेगा, दैट विल बी द बेसिक चैलेंज, इट्स अ बेसिक थिंग। अनदर पार्ट इज रिलेटेड विद जो आपने बोला कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जैसे बहुत सारे पहाड़ बन गए हैं, ये है वो है, हम गवर्नमेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट कॉलेज, सो देयर विल बी सो मेनी लाइक थिंग आर देयर कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें ये करना है, देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर, वेदर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल आप ले लो या फिर एयर पॉल्यूशन ले लो या फिर वाटर ले लो या फिर कोई भी एक्ट और रूल्स आप ले लो, हर बार वो अमेंडमेंट होता रहता है, और वो अमेंडमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट करती है लेकिन उसका चेंजेस नहीं होता। लाइक आपने बोला कि अहमदाबाद में है, तो अभी वो पता ही है ना, गवर्नमेंट को पता ही है कि यहाँ पे पहाड़ पर्वत बन गया है, लेकिन अभी उसको क्या करना है,
वेदर वी आर दी और अभी सर जो बायोमेडिकल वेस्ट की आपने बात की, बायोमेडिकल वेस्ट में भी अभी ड्यू टू कोरोना देर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स और दी सो मेनी लाइक dispensaries they have been open it out, और जो open area they have been converted into that beds or so many things they have been provided. But what about that biomedical waste? कितना जितना जनरेट हुआ है, वेदर इट ऑल कैन बी डिस्कार्डेड, ऑल कैन बी गॉन फॉर थ्रू दैट नॉर्म्स और नॉट? मुझे ये जानना है कि अप टू 1000 टन अगर जनरेट हुआ है तो क्या 1000 टन कैन बी डिग्रेड बाय विद द नॉर्म्स ऑफ दैट बायोमेडिकल वेस्ट और नॉट? मैडम उसमें 50% ये भी हो रहा होगा, और 50% ऐसे ही कचरे के साथ कहीं पे भी जाता है। और उसमें क्या होता है, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहला उसको डिस्कार्ड करने के लिए मैं रेडी हूँ, बट मैं चार्ज देने के लिए बंदा नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट साइड होनी चाहिए कि जहाँ पे बायोमेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पोज होना चाहिए। अगर हमारे घर से भी कुछ निकल रहा है तो वो मुझे डिस्पोज करना है, तो मैं कैसे करूं? मुझे वहां पे चार्जेस पेड करने हैं तो मैं करने नहीं जाऊंगा ना। प्रॉब्लम वही है, हम लोग बच्चे लोगों को अमेंडमेंट रूल बता देते हैं कि दैट इज अमेंडमेंट रूल, ओके, लेकिन अमेंडमेंट रूल के हिसाब से होना भी चाहिए ना, सरकार ने बना दिया, अभी कौन कलेक्ट करेगा? मेरे घर पे हो रहा है तो कौन कलेक्ट करेगा? स्मॉल डिस्पेंसरीज है तो वो लोग भी वहां से कौन करेंगे? म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो अपने घर का डोमेस्टिक लेके जाएंगे, लेकिन अगर उसको सेपरेट करके बायोमेडिकल दो तो वो लेके नहीं जाएगी। वही मैडम, जैसे कि म्युनिसिपल वेस्ट आपके घर का निकल रहा है मैडम, और आपको सिस्टम ही नहीं दिए कहीं लोकल बॉडी ने कि आपको कलेक्शन करेंगे। अगर आपके घर से कलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप भी क्या करेंगे? बाइक से, स्कूटर से, मोपेड से, कहीं से क्या गाड़ी से निकलेंगे और रास्ते में कहीं पे भी डाल देंगे। तो ये सिस्टम अभी बायोमेडिकल वेस्ट का है कि कहीं फ्री में हो रहा है तो ही करना है, पेड तो कोई करने वाला नहीं है। तो चार्जेबल बेसिस कोई पेड नहीं करेगा, तो कहीं पे भी उसको डंप हो रहा है अभी भी। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एयर तो ठीक है, उसका वजह से अगर पानी बारिश आ रहा है कहीं पे भी पड़ा है, वो ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेटेड हो रहा है उससे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वही पी रहे हैं। फिर भी हमारी इम्यूनिटी। सर वही है, अल्टीमेटली द थिंग इज देयर कि अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं अमेंडमेंट आ गया है, लेकिन वो अमेंडमेंट पे कुछ वर्क नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली द थिंग्स आर देयर, अमेंडमेंट हो रहा है, रूल्स अमेंडमेंट हो रहे हैं उसको लेकिन उसको इतना फोर्सफुली करेंगे ना, तो क्या होता है, ये हमारा पॉलिटिकल जो कल्चर है ना वो हमें करने नहीं दे रहा है। तो सिटिंग गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ऐसा सब हो जाता है। तो करना चाहने पर भी लोग नहीं कर रहे हैं। सर और व्हाट इज गवर्नमेंट द कॉस्टिंग? अगर मान लो कि आपको सरकार देती है, आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ बायोमेडिकल वेस्ट आपको डिस्कार्ड करना है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ दैट कलेक्शन टू लेके डिस्कार्ड तक के कितने रेट रहते हैं उसके? पर केजी पे रहते हैं, पर टन पे रहते हैं, कितने रहते हैं सर? पर केजी रहता है। बट चीज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक नया सेटअप अगर मैं करने जा रहा हूँ ना, तो 4 से 5 करोड़ रुपए मेरा इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है। उससे मुझे कुछ नहीं पड़ रहा है, बट कलेक्शन इज द बिग हेडेक थिंग। अभी इंडस्ट्री में से जब मैंने आपको ओएचसी सेंटर बताया है, तो अंकलेश्वर में ग्लोब बायो केयर करके एक बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटीज है। तो वो पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट में वन एंड ओनली एक ही है, ठीक है। तो दहेज यहाँ से 90 किलोमीटर है, उसको यहाँ से टेम्पा भेजना है कलेक्शन के लिए। अगर सिंगल इंडस्ट्रीज में से कलेक्शन करना है तो उसके उधर 20 किलो 5 किलो कलेक्शन करने के लिए यहाँ से वहां जाना पड़ता है। तो ओवरऑल कॉस्ट डिस्पोज से ज्यादा उसको कलेक्शन का कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि जनरेशन कम है। तो एक वो है कि चार्जेस कलेक्शन का ले या डिस्पोज का ले। अगर कलेक्शन का लेने जा रहे हैं तो डिस्पोज से ज्यादा तो कलेक्शन चार्जेस है। डिस्पोज का कितना? 300 रुपया। कलेक्शन का कितना? तो 2000 रुपए। तो वो कैसे फॉरवर्डेगा? तो चीज वहां पे अटक रही है अभी। तो उन्होंने भी क्या, मुझे ये जानना है कि सपोज मान लो अभी जो कोविड का टाइम था, अभी जो भी जितने भी सरकार ने हॉस्पिटल्स वगैरह खड़े कर दिए थे, तो वहां से तो उनको सीधा कलेक्ट ही करना है, क्योंकि डे टू डे दैट इज लॉट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड। सो उसका कॉस्टिंग कितना रहता है? मैडम ये कुछ 30 रुपए से लेके 50 रुपए पर केजी के हिसाब से रहता है। उसमें सर पूरा मतलब वहां से ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन सब वो कुछ अलग होगा, है। ओनली नहीं, फॉर वो अलग रहता है। वो वो डॉक्टर के लिए, वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स है ना,
जिसका डेली कलेक्शन है उसका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रहता है, बट जिसका वीकली कलेक्शन रहता है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहता है। वो लोग क्या करते हैं, लमसम किलोमीटर और एरिया के हिसाब से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे कलेक्शन का रेट रखा हुआ है कि कलेक्शन रेट ये है, फिर आप जितना क्वांटिटी डोगे उसका डिस्पोज रेट है। सर और लेकिन वो आपके क्या डिस्पोजल, सर वो भी डिस्पोजल तो इंसिनरेशन में ही होगा ना फाइनली। हाँ, बट उसका रेट 30 से 50 रुपए पर केजी है। हाँ, लेकिन इंसिनरेशन सर आप करते हो तो अल्टीमेटली जो आफ्टर आफ्टर ऑल दैट बर्निंग जो एशेस जनरेट होते हैं, तो दैट हाउ यू कैन डंप दैट पर्टिकुलर एशेस, उसको आप कहाँ पे डालोगे? मैडम वो तो सॉलिड वेस्ट लैंड फिलिंग साइड जो होते हैं ना TSDF, उसमें जा सकता है, क्योंकि ये वो जो कौन है से ना में जाता है सर, हैजार्डस में जाता है या नॉन हैजार्डस में जाता है? नए हैजर्डस में जाएगा। और 1200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो ऐश निकलती है ना वो नॉन हाँ। कंटामिनेटेड हो जाती है, उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होती है। फिर भी एज एन पर्सनली तौर पे उसको TSDF डंपिंग साइड में ही डालते हैं। ओके, सो दैट इज नो फर्दर यूज ना, बिकॉज जो आगे अपने अपने दूसरे मटेरियल में करते हैं, जैसे दैट एश विल बी यूटिलाइज फॉर दी दैट ब्लॉक प्रिपरेशन और व्हाट, उसमें नहीं जा रही है, दैट विल बी फॉर ओनली डंपिंग। मैम ये TSDF साइड जो है ना उसका कैपिंग टाइम रहता है कि इतने सालों वो तक तो मुझे कैपिंग। पता है सर, वो मुझे पूरा पता है, बिकॉज आई एम बेसिकली एनवायरमेंटल बैकग्राउंड, तो वो मुझे पूरा पता है, इसीलिए मैंने पूछा आपको मैडम कि वो जब ओपन होती है ना तभी वो ऐश जो वो मिट्टी है ना वो सीमेंट इंडस्ट्रीज में ही जाती है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप अब पहले से जा रही है या फिर आफ्टर योर नहीं TSDF से जा नहीं, रही है, कैसे? उसका कैपिंग पीरियड सब खत्म होने के बाद ही, अभी तो लैंड फिलिंग TSDF में जाएगी, उसके बाद उसका डिस्पोज ऑफ को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। Anyone else for a question? Hello, ma'am. Yes, sir. Bagla sir. sir here. Yes, Yes, sir. yes. My question is not to the Pratik, but my question is to the participants. Just I want to convey the message that in Gujarat, we have a door-to-door collection system for the domestic waste. So almost in all major cities like Baroda, Ahmedabad, Surat, in Bharuch also, we have a door-to-door collection systems for domestic system, and that door-to-door collection one having a two separate sections for dry and solid. Dry waste is collected at different compartment, and waste weight is collected in the different compartment. So just I want to know that because we have a participant from across the India. So what are the collection system in your city? That I want to know. बाकी जो states है, बाकी जो cities है, other than Gujarat, वहाँ पे क्या collection systems है domestic waste के regarding? जैसे आप जहाँ पे रहते हो, आपके वहाँ पे क्या systems है वो जानना है from the participants. हेलो। હા વાઘેલા સાહેબ, અમારા અંકલેશ્વરની વાત કરું, હું અંકલેશ્વરથી બિલોંગ કરું, બરાબર? અમારે ત્યાં બી અત્યારે ઓપન ટ્રેક્ટર આવે છે જેની અંદર જે આપણા પત્તા ઝાડનું કટિંગ એ લઈ જાય છે અને ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ બધો જ મિક્સ કરીને લઈ જાય છે, એટલે કોઈ વિધાઉટ સેગ્રીગેશન અત્યારે અમારે ત્યાંથી મટીરિયલ લિફ્ટ થાય છે વેસ્ટેજ. Outside Gujarat, same here from Valsad also. Same open system is there, and tractor trailer આવશે, open system, તમે જે કીધું એ પાન ને પત્તાઓ ને બધું જ એકમાં કલેક્ટ કરીને લઈને જશે, but there is no provision for the biomedical waste, that all the things are dumped in one container. એટલા માટે સર કીધું ને કે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ તો ઘણા બધા છે, છોકરાઓને અમેન્ડમેન્ટ પણ ભણાવીએ છે, પણ એ વસ્તુ સરકારમાં જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતી એમ. સાચી વાત છે. સાહેબ વડોદરામાં તમારે ત્યાં કઈ રીતે થાય એ બી કહો ને સાહેબ. Yes, in Baroda we have a door-to-door collection system for dry and solid waste. There is a different collection. Okay. મહાનગરપાલિકા. Hello.
Yes, sir. Yes. But outside Gujarat, I want to know that बाकी जो city में क्या है? सर हमारे यहाँ नागपुर की बात करूँ तो सेम सिस्टम है, डोर टू डोर, लेकिन कुछ कुछ इशू आते हैं कि अवेयरनेस और लिटरेसी आई थिंक ये भी एक वन ऑफ द पैरामीटर है सर, क्योंकि जिसको अवेयरनेस पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना है, लेकिन कोई कोई वो क्या बोलते हैं केयरलेसली करते हैं, दोनों को एक मिक्स करके वो डालते हैं, ना वो डालने वाला दिखता है ना कलेक्ट करने वाला दिखता है। So, Okay, sir. Sir, can we conclude the session? Sir, can we conclude the session? Vagile sir. Yes. I think we are to the end of the session and there is no more question from the participants. Thank you, sir. You have expressed all the things along with norms in a lucid way. So whoever wants to become entrepreneur, they can also follow these guidelines and rules and take care of environment. Thank you very much, sir, for being with us. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, sir. See you, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, sir. Okay.